नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का बेहद खास कार्यक्रम सीकिंग डायरेक्ट आंसर। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं सरकार में केंद्रीय मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह, जिनके पास कई महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आप लोगों ने जो कार्यभार सरकार को सौंपा था उसमें जितने भी काम हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। बहुत बहुत नमस्कार आप। और जैसा कि मैंने कहा कि कई महत्वपूर्ण मंत्रालय आपके पास में हैं। हालांकि राजनीति का बहुत लंबा अनुभव तो आपके पास नहीं था, लेकिन बहुत लंबे समय से आप राजनीति में भी रहे और कई विभाग भी आप देख रहे हैं। कहाँ तक पहुंचा है सर काम? अगर मैं शुरुआत करूं आपके पहले, जो आपका पहला मंत्रालय सड़क परिवहन की बात करती हूँ। देखिए, सड़क परिवहन मंत्रालय ने जो प्रगति की है, अगर हम 13-14 का जो वर्ष था, 14 के अंदर हम आए थे, तब से लेके आज तक तकरीबन 159% नेशनल हाईवेज के अंदर बढ़ोतरी हुई है। और बढ़ोतरी सिर्फ यही नहीं है कि लेंथ के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, अच्छे हाईवेज बने हैं, एक्सप्रेसवेज बने हैं। और आज जो सड़क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, वो किसी और विदेश के या यूरोप के देश से कम नहीं है। आज जो हमारा नेटवर्क है वो तकरीबन दूसरे नंबर पर है दुनिया में। और हमें पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में इसी प्रगति पथ पर चलते हुए ये जो हम लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है प्रधानमंत्री जी का, और जो हमारे विभाग के मंत्री हैं गडकरी जी, जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, ये नेटवर्क और फैलेगा और अच्छा बनेगा। और विकसित भारत के अंदर जैसा नेटवर्क होना चाहिए वो 2047 से पहले मुझे पूरी आशा है कि बन जाएगा। नेशनल हाईवे की बात करती हूँ, इस पर जो बहुत तेजी में काम होता है सर, क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है और इनको बनाने के पीछे क्या मकसद होता है? अगर आप भूमिका के बारे में हमें थोड़ा बताना चाहें सर। देखिए, जब हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसमें नेशनल हाईवेज भी शामिल हैं, इसमें प्रदेश की जो सड़कें बनती हैं पीडब्ल्यूडी के द्वारा वो भी शामिल हैं, हाईवेज भी हैं इसमें जी, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, वो स्टेट के हाईवेज हैं। और ग्रामीण सड़क योजना जो है एक वो अलग योजना है जिसमें आप हर गांव को कनेक्टिविटी देते हैं। वो जो है उस मंत्रालय के नीचे है जो कि रूरल डेवलपमेंट को देखते हैं। जहाँ तक प्रदेशों का सवाल है, उनके इलाके के अंदर जो रोड्स हैं, अपने प्रदेश में कैसे कनेक्टिविटी दें उसके बारे में सोचते हैं। जहाँ तक इस मंत्रालय का काम है, इस मंत्रालय का काम है, एक तो भारतमाला हमने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में शुरू की थी। पूरे भारत के अंदर, चाहे वो तटीय क्षेत्र हों, चाहे हमारे सुदूर बॉर्डर के क्षेत्र हों, या जिस प्रकार से हर राजधानी को जोड़ा जाए, ऐसे कॉरिडोर्स बनाए जाएं जिससे कि जो माल की जो ढुलाई होती है वो सुगम बन सके, छोटी बन सके और पोर्ट्स तक, बंदरगाहों तक पहुंच सके मैन्युफैक्चरिंग हब से। इस तरह के इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इस तरह के बंदरगाहों के लिए जगह, इस तरह के वो कनेक्टिविटी जो कि देश की प्रगति के पथ पर एक सहायक बने, वो सब इस मंत्रालय के नीचे है। बिल्कुल सर, अगर मैं रूरल की बात करूं, एक जो ग्रामीण विकास की जब भी बात आती है तो आपने बिल्कुल सही कहा कि सड़कें गांवों से शहरों को नहीं जोड़ेंगी, शहरों से अगर पूरे देश को नहीं जोड़ा जाएगा तब तक विकास संभव नहीं है। उसमें क्या डेवलपमेंट है सर? मेरे पास जो एक आंकड़ा है वो तो 99% बता रहा है कि रूरल रोड जो कनेक्टिविटी है वो 99% तक बढ़ी है। ये मार्च 2023 का आंकड़ा है। आपकी क्या जानकारी है सर? देखिए, ये आंकड़ा आपका बिल्कुल ठीक है। अभी उसके अंदर और सुधार कर दिया गया है। पहले क्या था कि रोड बनती थी, उसके बाद प्रदेश की जिम्मेवारी होती थी उसको मेंटेन करने की। बिल्कुल, कई बार उनका जो बजट था वो पूरा नहीं होता था। अभी उसके अंदर बदलाव किया गया कि अगर जगह है और सड़क को और अच्छा बनाना है तो उसको थोड़ा सा चौड़ा भी किया जा सकता है, उसका और सुदृढ़ीकरण करना है या उसका उसमें कोई बदलाव लाना है वो भी लाया जा सकता है। और जिस तरीके से हमारी ग्रामीण सड़क योजनाएं चल रही है वो अपने आप के अंदर एक मिसाल है। मुझे
याद है, मैं अपने गाज़ियाबाद के बारे में आपको बता सकता हूँ। जी। कोई गांव ऐसा नहीं छूटा है जो कि कनेक्टेड ना हो, और इस तरह की रोड बनी है जो कि एक छोर से दूसरे छोर तक ग्राम सड़क जो है वो आपको ले जाए, ताकि आप नेशनल हाईवे तक पहुंच सकें या जी। स्टेट हाईवे तक पहुंच सकें, या आप एक जगह से दूसरी जगह जहां पर आपको जाना है वहां पे आसानी के साथ पहुंच सकें। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। जब आपकी सरकार आई तो एक टारगेट आप लोगों ने रखा था, अगर मुझे याद था, कि हम एक दिन में हम 30 किलोमीटर तक जो है वो कम से कम जो है वो निर्माण करेंगे। अभी सर क्या उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है? देखिए, पहले जो सड़क बनती थी 2013-14 तक 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दिन की बनती थी। 14 के बाद इसके अंदर तेज़ रफ्तार हुई, और अब एवरेज अगर हम लगाएं तो हम तकरीबन 30 किलोमीटर रोड रोज़ बनाते हैं। कई जगह पर हमने ये रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया, कई बार हम 37 तक भी पहुंच गए, लेकिन हम एवरेज लेकर चल रहे हैं कि 30 से ऊपर हम चल रहे हैं। और 30 से ऊपर चौड़ी सड़कें जिनकी जो 4 लेन की हों या 6 लेन की हों, जिसके ऊपर आप गति से चल सकें, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, और सारी की सारी सड़कों का जो एक मानचित्र अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में जो मार्गदर्शन मिला है उसके हिसाब से भारत के अंदर वाकई में एक क्रांति आई है। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। रोड चल रही है अमृतसर भटिंडा होती हुई जामनगर तक, तकरीबन बॉर्डर के साथ साथ है। अब उसका फ़ायदा सोचिए, ट्रक्स जाएंगे सारे के सारे, जो पंजाब का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है और दूसरे जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसका फ़ायदा उठाएंगे, ताकि उनको बंदरगाह तक जाना है तो सीधे उससे ले जा सकते हैं जामनगर तक। तो इस तरह से प्लानिंग की गई है कि आपको हर तरीके से आर्थिक प्रगति के लिए मदद मिले। सर, अगर मैं 2014 के बाद की बात करूं तो आपके डिपार्टमेंट में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बजट में बढ़ोतरी हुई है। इसका फ़ायदा आप देख पा रहे हैं सर? और क्या खर्च भी उसी मुताबिक हो रहा है जिस मुताबिक आप लोगों का बजट बढ़ा है? खर्च उसी मुताबिक हो रहा है। हमारे यहाँ कई तरह की योजनाएं चलती हैं जब रोड बनाते हैं। एक तो है कि जी बजट आया तो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट उसके हिसाब से किया और चला दिया। एक बीओटी है, बिल्ड ऑपरेट टॉल, उसके अंदर जो पैसा लगाता है वो कॉन्ट्रैक्टर लगाता है, और उतना लोन वो बैंक से लेता है, और उसके बाद उस लोन को जो है रीपे करता है जब वो टॉलिंग शुरू करता है। वो जो है वो बजट के ऊपर चला जाता है, यानी कि जो बजट है उससे ऊपर। तो आज अगर मैं ये कहूँ कि जितनी हम रोड्स बना रहे हैं वो सिर्फ हमारे बजट निर्धारण के अंदर नहीं थी, उससे ज़्यादा से बन रही है, क्योंकि हाइब्रिड एन्युटी मोड चला, बीओटी चला। ये सब चलने से जो कॉन्ट्रैक्टर जो लोन लेकर जब बनाता है तो वो हमारे बजट के अलावा बनाता है, उसको हमारे बजट से पैसा नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो वो एक्स्ट्रा है, और इसीलिए आप देखेंगे कि इतनी रोड बन रही हैं कि वो उसका जो फ़ायदा जो है वो इसीलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि एक फाइनेंशियल तरीके से इसको बनाया जा रहा है। सर, आपने अभी टोल की बात की, तो मुझे लगता है कि जो जनता होती है सड़कें इस्तेमाल करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब भी टोल की बात आती है तो जनता का ये लॉजिक है आप लोगों के लिए कि हम डायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं, इसके बाद हमसे टोल भी लिया जा रहा है, तो क्यों ना हम ऐसी सड़कों से घूम करके जाएं जो कि शायद गूगल मैप के पास भी नहीं है, और कई बार वो जो आम लोग हैं वो ऐसा ही करते हैं। सर, क्या आप हमें टोल का महत्व समझा सकते हैं और क्यों लिया जाता है? अगर आप आम जनता को समझाएं कि आखिर क्यों लिया जाता है। दो चीज़ें, अगर आपको सड़क अच्छी चाहिए उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा। दूसरी चीज़, अगर उसको उसी हालत में रखना है उसके लिए आपको पैसा चाहिए। ये नहीं कि एक बार आपने बना दी उसके बाद उसको राम जी के भरोसे छोड़ दिया, उसकी बराबर मेंटेनेंस होनी चाहिए। ये जो टोल का जो पैसा आता है ये मेंटेनेंस के अंदर लगकर और जो उससे और रोड्स बननी है या उसका और कुछ
सुदृढ़ीकरण होना है, उसके अंदर लगता है। तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा जो है किसी की जेब में जा रहा है, किसी की जेब में जा रहा है, ऐसा नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि अगर हम जब जिस तरह के हमारे टोल थे पहले, अगर उस प्रक्रिया को लें और फास्टैग के समय का लें, आज आप 1 मिनट से कम के अंदर निकलते हैं। और कई उसमें निर्देश दिए गए हैं कि अगर ज़्यादा भीड़ होती है तो कैसे करनी है, कितने मिनट से ज़्यादा आदमी नहीं रुकना चाहिए। पहले ऐसे नहीं था, पहले बहुत टाइम लगता था, वो देखता था दुनिया भर की चीज़। फास्टैग से बहुत अच्छा हो गया। अब हम इसके आगे चल रहे हैं, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे बैरियर ही ना हो। अच्छा, ये प्लानिंग है। ये प्रणाली जो है, इसका पायलट एक ट्राई किया जा रहा है। इसमें चाहे वो सैटेलाइट से हो, चाहे जीपीएस सिस्टम से हो, या हमारे कैमरा लगाकर हो जो कि आपकी नंबर प्लेट पढ़ सके। आपकी नंबर प्लेट वो पढ़ेगा, डेटा है, डेटा के साथ लिंक है, आपके बैंक का अकाउंट उसके साथ लिंक है। तो जितना आप चलेंगे, आप यहाँ से जहाँ से एंटर कर रहे हैं वहाँ पे आपकी गाड़ी उसमें रजिस्टर हो गई, जहाँ से आप निकले वहाँ पे गाड़ी रजिस्टर हो गई, कैलकुलेट कंप्यूटर करेगा, बैंक के अंदर भेजेगा, बैंक से आपका डिजिटली जो है वो टोल कट जाएगा। आपको बीच में बैरियर नहीं लगेगा। काफ़ी समय बच जाएगा सर, बहुत समय बचेगा अगर ये प्रणाली जो आप जैसा बता रहे हैं कि ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छी खबर है सर। सर, चूँकि सैन्य से एक बहुत लंबा समय जो है एक अनुभव आपने देखा है, तो अब मैं थोड़ा सर बॉर्डर एरियाज़ के बारे में बात करना चाहूँगी। सर, हम भी मीडिया में भी लोग हम सुन रहे हैं कि बॉर्डर एरिया में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन मैं अगर आपके कार्यकाल की बात करूँ, जब आप सेना में थे और तब से लेकर के अब तक, सर आप क्या हमें समझा सकते हैं सर, कितना काम, कितना फ़र्क आप देख पा रहे हैं बॉर्डर एरियाज़ में रोड को लेकर? प्रांजलि जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मुझे याद है हमारे बॉर्डर एरियाज़ के लिए, और ख़ासकर जो इलाकों के अंदर रोड नेटवर्क कमज़ोर था, 72 प्रोजेक्ट्स थे जिनके ऊपर काम होना था। उन पे काम, मैं तो 2012 में रिटायर हो गया था, 2014 में जाकर उनके ऊपर काम शुरू हुआ जब हमारी सरकार आई। आज वो सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। क्यों लटके थे सर वो? उनका कार्य प्रणाली उस तरह की थी। अच्छा। हमारे आते ही मोदी जी का जो मार्गदर्शन मिला, जिस तरीके से उन चीज़ों को गडकरी जी ने देखा, एक नई गति प्रदान की गई कि हमारे बॉर्डर एरियाज़ की रोड अच्छी होनी चाहिए। और आज हमारी अभी वो रोड पक्की नहीं हुई, हम लिपू लेक तक पहुंच चुके हैं। हमारी रोड माना तक बहुत बढ़िया है, ऐसा लगता है आप हाईवे पे चल रहे हैं। इसी तरीके से और जगह पर भी जहाँ पे हमको ज़रूरत थी, रोहतांग पे अटल टनल बनी। अटल टनल ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अच्छा, इसी तरह से ईस्ट के अंदर तवांग जाने के लिए सेला के ऊपर टनल बनी रिकॉर्ड टाइम में। तो इन सब चीज़ों से जो सुगमता आई है आपके बॉर्डर के इलाके को कनेक्ट करने के लिए। और देखिए, बॉर्डर के इलाके का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि दूसरे देश के साथ बॉर्डर है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी कनेक्टिविटी बढ़ती है, उनकी भी प्रगति होती है। जब रोड अच्छी होगी, कम समय लगेगा, तो आवागमन अच्छा होगा, वो भी अपने वहाँ पे रहने की उनको, नहीं तो क्या होता है कि बिल्कुल कटा हुआ आदमी महसूस करता है कि मेरा संपर्क कटा हुआ है, बहुत टाइम लगता है, 6 दिन लगते हैं, 7 दिन लगते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं रक्षा के नज़रिए से अगर आपसे जानना चाहूँ सर, उस नज़रिए से आप कैसे देख पा रहे हैं अभी रोड की सुगमता कैसी है सर, हमारी रीच कैसी है? बहुत अच्छी। इसलिए मैंने कहा, मैं जगहों का नाम नहीं ले रहा हूँ ज़्यादा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 14 के बाद जो बदलाव आया है, आज हमारी सेनाओं के लिए अपने स्थान पर जाने में बॉर्डर के ऊपर बहुत सुगमता हो गई है, जो पहले नहीं थी। सर, अब मैं थोड़ा सा उस एरिया के बारे में बात करना चाह रही हूँ। अभी सर कुछ दिन पहले ही नौसेना दिवस बीता है, प्रधानमंत्री ने वहाँ पर एक बार फिर से कहा है कि हमें उन एरिया को एक्सप्लोर करना है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है।
मैं छोटा सा उदाहरण दूंगी सर। सिंधु दुर्ग मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर जगह है। हम सर गोवा को जानते हैं, सिंधु दुर्ग को लोग नहीं जानते हैं सर। एक छोटा सा वहाँ पर एयरपोर्ट है चिप्पी, जो कि अभी मुश्किल से 2 साल पहले शुरू हुआ है। कनेक्टिविटी नहीं होगी सर तो लोग पहुँचेंगे वहाँ पर कैसे? क्या है सर वहाँ के लिए, क्या प्लानिंग है? देखिए, मैंने आपको बताया, जब हमने ये इस प्लानिंग के अंदर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं, टूरिस्ट के लिहाज से जो जगह हैं जहाँ पे हमारे लोगों को पहुँचना चाहिए उसके लिए रोड्स हैं, जो हमारे धार्मिक स्थान हैं अलग अलग धर्मों के, उनको कैसे कनेक्ट किया जाए वो भी इसी प्लान के अंदर मौजूद है। एक समग्र योजना है ताकि किसी भी तरीके से हमको अपने देश को, अपने देशवासियों को बताने के लिए और बाहर के लोगों को बताने के लिए सहूलियत हो। सिंधु दुर्ग जैसी कई जगह हैं भारत के बिल्कुल अंदर, सर। और क्योंकि रोड बड़ी ख़राब है, कोई जाता नहीं वहाँ पर, अब वो रोड सब अच्छी हो रही है धीरे धीरे। सर मैं अब थोड़ा सा हम बात करते हैं एयरपोर्ट्स को लेकर के। सर उड़ान योजना जो कि आप लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्या अभी क्या सर उस पर इंफॉर्मेशन क्या है, कहाँ तक पहुँची है आपकी? देखिए, उड़ान अगर हम लें तो हमारा टारगेट था तकरीबन 1000 जो स्टेशंस हैं या उनकी फ़्लाइट्स हैं वो शुरू करने का। हमने जो अपना एक टारगेट बनाया था उसके हिसाब से अभी तक हम ठीक चल रहे हैं। अभी तकरीबन 500 के करीब जो है हमारे ऑपरेशनल हो चुके हैं, जिसमें अलग अलग जगह पर। अब दिक्कत क्या आती है कि छोटी छोटी जो एयरलाइन शुरू होती हैं, कई बार वो बिना भविष्य के बारे में सोचे शुरू कर देती हैं, तो उनको कुछ दिनों के बाद समस्या आने लगती है। वो जब बंद हो जाती है तो हमको दूसरे को देखना पड़ता है। तो अब हमारा जोर जो है वो इस पर है कि छोटे जहाज़ों के लिए 18 सीटर, 20 सीटर, 24 सीटर, 30 सीटर, इस टाइप के जो जहाज़ हैं, या 70 सीटर, ऐसे जो जहाज़ हैं, और उन ऐसी एयरलाइंस को उसके लिए थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए ताकि कनेक्टिविटी और अच्छी हो सके। आप लोगों का सर सपना था, प्रधानमंत्री का सपना था कि एक चप्पल वाला भी, हवाई चप्पल वाला भी उड़ान करे। आपके सपने में कहाँ तक आप लोगों ने बहुत उत्साहजनक कामयाबी हासिल की? बहुत उत्साहजनक प्रगति हुई है। अभी जितने नई जगह पर हवाई अड्डे खुले छोटे छोटे, फ्लाइट फुल जाती है, पहले ऐसा नहीं था। और मैं आगे आने वाले दिनों में देख रहा हूँ कि अगर हमारे एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है उसके दाम, उस पर लगने वाला वैट, हमारे मंत्री सिंधिया जी ने सब मुख्यमंत्रियों से बात की जी। काफ़ी प्रदेश ऐसे थे जिन्होंने वैट कम कर दिया, कुछ ने नहीं किया। जहाँ पे कम वैट हुआ है वहाँ वो बेनिफिट जो यात्री को मिल रहा है, और इसलिए लोग बाग समय के लिहाज से अब ज़्यादा ये प्रेफर करने लगे, खासकर अगर लंबा रास्ता है, कि वो हवाई यात्रा करें। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किराए भी उसी हिसाब से मैच करेंगे जो कि आपके एसी के किराए होते रेलवे के। डूबते हुए एयर इंडिया को बचाना, और अब जिस तरीके से चल रही है वो पूरा देश देख रहा है, एक माइलस्टोन आप लोगों के लिए रहा। कैसे सर, चुनौतियां कई आई होंगी, लेकिन कैसे इसको आप लोगों ने समाधान निकाला? एक निर्णायक व्यक्ति चाहिए था। और इसके लिए, इससे देश को क्या फायदा हुआ? एक निर्णायक व्यक्ति चाहिए था जो कि फैसला ले सके, और वो हमको अपने प्रधानमंत्री जी के रूप में मिला। एयरलाइन सरकार ने ले ली, वो सरकारी एयरलाइन बन गई, वो सरकारी महकमे की तरह उसको लोग बाग चलाने लगे। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो डूब रही थी। मैनेजमेंट एक बहुत प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए, और उसके बाद फिर फैसला ना लें और सिर्फ उसका ऋण उसके ऊपर बढ़ता जाए तो गलत बात थी। प्रधानमंत्री जी ने आके फैसला लिया, और उसके बाद इसका डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। अब ये वापस टाटाज के पास चली गई।
तकरीबन 450 जहाज़ का उन्होंने ऑर्डर दिया है, अगले 10-15 साल के अंदर वो आ जाएंगे। ये दिखाता है कि एयरलाइन अब ऊपर उठनी शुरू हुई है। बिल्कुल। और अब आप उनकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे। अगर हम उनकी ऑन टाइम परफॉर्मेंस जो हम रोज़ मॉनिटर करते हैं, बहुत अच्छी हो गई है, पहले नहीं थी। वही एयरलाइन है, वही लोग हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और अब उनका एक पूरा अलग समूह बन गया है, चाहे वो एयर एशिया था या विस्तारा था या एयर इंडिया एक्सप्रेस था, एयर इंडिया था। ये सब इन्होंने जब अब अपना रीऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से कर रहे हैं, मुझे पूरी आशा है कि हमारे लिए बहुत लाभदायक रहेगा। और जो कर्जा सरकार के ऊपर पड़ता था, बोझ जो पड़ता था, वो कम हो गया। 11 टनल रेस्क्यू, जहां पर आप खुद 12 दिनों तक थे सर, शुरुआत से लेकर के मजदूरों के बाहर निकलने तक आपका अनुभव कैसा रहा सर वहां पर? देखिए, एक अपने तरह का एक समस्या थी, और एक बहुत अच्छी चीज़ जो इसमें मैं कहूँगा कि देखने को मिली, और जिसको सर मैं ही नहीं सराहा रहा हूँ, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी आए हुए थे वो भी इस चीज़ को सराहा रहे हैं। पूरी सरकार किस तरीके से जुटती है, ये शायद सिलक्यारा टनल हादसे के ऊपर देखने को मिला। प्रधानमंत्री जी निरंतर उसकी रिपोर्ट लेते थे, मार्गदर्शन देते थे। गडकरी जी निरंतर संपर्क में बने हुए थे कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ से किस आदमी को आना चाहिए। जो लोग ग्राउंड पर थे वो पूरे टाइम वहीं पर थे। अलग अलग एजेंसियां थी, ओएनजीसी थी, टीरी वाले थे, रेलवे वाले थे, डीआरडीओ का महकमा था, जियोलॉजिकल सर्वे वाले थे, कोल इंडिया वाले थे। आप जो भी उसके अंदर मदद कर सकता था वो वहाँ पर था। एक सवाल और है जो जनता के दिमाग में भी ज़रूर उठ रही होगी, क्योंकि विपक्ष ने ये सवाल उठाया है कि ऐसे निर्माण की ज़रूरत ही क्या है, क्या वजह है, आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे हादसे घटेंगे। इसका क्या जवाब है आपके पास? ये सवाल जो है वो वही लोग पूछते हैं जिनको उस जगह का कुछ पता नहीं। आप टनल क्यों बनाते हैं? आप टनल इसलिए बनाते हैं कि आपका रास्ता जो बहुत लंबा है, जो पहाड़ में से होके जा रहा है, जहाँ पे जब आप कटिंग करेंगे तो पहाड़ गिरेगा, आप उसको अवॉइड कर सकें और एक छोटा रास्ता आप पहाड़ के बीच में से बना लें। अमूमन आज के जो पिछले आप ले लीजिए 10 साल से जो काम चल रहा है, या विदेशों में इससे पहले चल रहा था, कोशिश ये होती है कि रोड आपकी सीधी हो, कम डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना पड़े। उसके लिए आप ऊंचे ऊंचे ब्रिजेस बनाते हैं, उसके लिए आप टनल्स बनाते हैं ताकि आप रास्ता सीधा जाए। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि रोड घुमावदार बनती है। बिल्कुल। कई बार तो 26-26, 25-25 घुमाव होते हैं, इधर गई, उधर आई, फिर गई, उसी स्लोप के ऊपर घूमती रहती है। उसके अंदर से अगर आप टनल बना देंगे, आपका रास्ता छोटा हो जाएगा। पहले रोहतांग से कितना टाइम लगता था जी। जिस दिन से अटल टनल बनी, आप कुछ ही समय के अंदर लाहौल में पहुंच जाते हैं जी। तो ये जो चीज़ है, इसको देखकर टनल बनाई जाती है। ये टनल भी उसी लिए बनाई गई थी ताकि सिलक्यारा से बारकोट की तरफ जो रास्ता है वो उसको छोटा किया जा सके। नहीं, बहुत सारी शुभकामनाएं सर जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया। लेकिन मेरे मन में एक सवाल हो सकता है कि जनता भी सोच रही होगी कि जब भी कहीं ऐसे बचाव दल या फिर कहीं देश के बाहर भेजने की बात आती है, आपको ही क्यों चुना जाता है? हर जगह जनरल वीके सिंह को ही क्यों भेजा जाता है? मेरे डिपार्टमेंट का मामला था और मेरा वहाँ पर होना ज़रूरी था। अपने डिपार्टमेंट की चीज़ अगर हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन सर आपके सैन्य अनुभव का फ़ायदा तो मिलता होगा ना? अब सर बाहर से ही वैसे इलाकों का जहाँ आप खुद रहे हैं उन इलाकों में नहीं, फ़ायदा मिलता है। और इसीलिए हर तरीके से कोशिश की गई कि सब चीज़ें ट्राई की जाएं ताकि निकलने में उनको आसानी हो। बाधाएं आएंगी जी कामों के अंदर, बिना बाधा के तो काम बढ़ता नहीं है। और इसमें भी कई बाधाएं आई, कई बार हमको रुकना पड़ा, कई बार टाइम ज़्यादा लगा। लेकिन मैं
प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मार्गदर्शन उनका पूरे टाइम मिलता रहा, पूरे टाइम निरंतर वो चिंतित रहे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों देर लग रही है, पर दबाव नहीं था उनकी तरफ से। सर, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग अपना जो अंत में रिपोर्ट कार्ड तो जनता को देंगे ही, लेकिन जो आपका मंत्रालय, आप लोग जो काम करते हैं, क्या बार बार कितना होमवर्क हुआ है, ये आपके जो बॉस हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उनको बार बार बताना पड़ता है? वो पूछते हैं कि कितना काम पहुंचा है? रहता है वो वैसे ही बार बार क्या कहते हैं, प्रगति के माध्यम से, प्रगति प्लेटफॉर्म जो है, हाँ, उसके माध्यम से पूरी नज़र रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देते हैं, वो व्यस्त भी हों तो भी पोर्टल के ऊपर उनको पता रहता है कहाँ पर क्या हो रहा है। ये डिजिटाइजेशन का फ़ायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद है कि सर के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ आप तक पहुँची होंगी, क्योंकि सवाल लाजमी है कि कितना काम हुआ है अब तक। और आगे भी आप सब देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।